देख कर यार ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के एक नए अध्याय की शुरुआत, जिसका नाम क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर बताओ पहले तो। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में उसमें तुम अब इंग्लिश डाल रहे हो ना कि ग्रेविटेशन इज द प्रोसेस एंड ग्रेविटी इज द ग्रेविटी। बताओ ग्रेविटी मतलब, गुरुत्व मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा बोल। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन की बात करें, कि जैसे मान लो कि तुम एक भरी ऊंची दीवार वाली एक बिल्डिंग है और यहां से तुमने पैदल चलना स्टार्ट करा, यहां तक आ गए, फिर तुम्हें बाद में पता चला कि कार्टून में अक्सर ऐसा देखने को मिला होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाने के बाद पता चलता है कि नीचे से तो तलवा गायब है, ठीक है। तो उस समय की केस को बोलते गुरुत्व प्रभाव। कैसा कहलाता है? ग्रेविटी का प्रभाव। अर्थ के रिस्पेक्ट में होने वाले अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रेविटी। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अर्थ की और सन के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में इस बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को तुम किस तरीके से जानते हो, पहले अपने अपने शब्दों में समझाओ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि तुम्हें कितना आता है। बताओ व्हाट इज द मीन बाय ग्रेविटेशन? आपके लिए ग्रेविटेशन क्या है? कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों में अगर मास होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना ही ग्रेविटेशन कहलाता है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो मास आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं? पॉसिबल है कि दो मास आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे अंदर एक मास है और इसके पास भी एक मास है, तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं क्या? हो जाना चाहिए, क्योंकि दो मास होने वाली बॉडी के बीच में अट्रैक्शन को ही ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसका मतलब हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, देखने को मिल रहा है। मैं अपने आप आसानी से कहीं पे भी आ जा सकता हूं। इसका मतलब दो मास होने वाली बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता तो है, ये न्यूटन का कहना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सब जने अपने हाथ उठाओ ऐसे जल्दी से, फिर दोनों हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है। फिर मैं एक जोत्सु सिखाने वाला हूं तुम्हें, यूं ऐसे कर लो सब जने, ठीक है, डन। अब ये दोनों जो उंगलियां हैं आपकी, इन दोनों को ना मात्र 3 mm की डिस्टेंस पर मेंटेन करके दिखाओ। कितनी mm की डिस्टेंस पर? 3 mm की डिस्टेंस पर। सुनना, मेरी 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 तरफ देख लो एक बार। ना तो उंगलियां ऐसे करना, ठीक है, ऐसा करोगे तो कभी मैच नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं जो कहना चाह रहा हूं उसमें दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और 3 mm की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करो। क्या हो पा रही है क्या? 3 mm का मतलब समझते बेटा? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा जा रही तेरी उंगलियों की डिस्टेंस, 3 mm। क्या 3 mm की डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हो क्या? जो वीडियो देख रहा है वो भी ऐसे करके बैठ गया है। हाँ मतलब करते रहो, तुम्हारे लिए भी यही। क्या हो रहा है? मेंटेन हो रही है या दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने का प्रयास कर रही है? धीरे धीरे क्या पास आने की कोशिश कर रही हो, और तुम बार बार उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो क्या? मतलब तुम्हें इन्हें मेंटेन करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है? अपने आप ऐसे बिना सोचे समझे भी मेंटेन कर पाओगे? नहीं, तुम्हें इसके बारे में पूरा सोच के देखना पड़ रहा है कि अपने आप एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा कि क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रेविटेशन। दो मास, बस कंडीशन अप्लाई, ये किसी और के इफेक्ट में नहीं होने चाहिए। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को फ्री स्पेस बना दिया एक तरीके से, और दोनों एक दूसरे की तरफ चिपक रही है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी? ग्रेविटेशन, ठीक है कोई जिसको लगता है कि मेंटेन हो गया सर मुझसे, तो उसकी ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल बहुत तगड़ा है। फिर तो तारीफ थी क्या ये? ठीक है,
तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब प्लेनेटरी मोशन में ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से काम करता है उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने के लिए इवन ग्रेविटी दिमाग में आने से पहले किस साइंटिस्ट का नाम आता है तुम्हारे दिमाग में? न्यूटन बाबा का। क्यों आता है? क्योंकि न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाके, है ना, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा और उसके ऊपर क्या गिर गया? हाँ वही तो कह रहा हूँ, आम के पेड़ के ऊपर से एप्पल कैसे गिर सकता है? एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा होगा जाके, ठीक है ना। क्या तुम्हें लगता है ऐसा सच में हुआ होगा? 16th सेंचुरी के अंदर प्लेग नाम की एक बीमारी फैली गई थी। बीमारी इतनी तगड़ी थी कि उस समय का जो लॉकडाउन था ना वो भारी लॉन्ग पीरियड के लिए था। अभी का लॉकडाउन जो 4-5 महीने का था उसमें ही मजा आ गया तुम्हें तो बच्चों। कभी सोचा है 1.5-2 साल का लॉकडाउन? सच में पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक लॉकडाउन फैला था, प्लेग वाली एक बीमारी फैली थी, पता है तुम्हें? बहुत पुराने जमाने की बात, 16th सेंचुरी के अंदर। तब न्यूटन एक घर में बंद हो गया, उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं। तो जो फालतू बैठा रहता है ना इंसान, उसके पास 2 दिमाग हो सकते हैं, या तो शैतान का या फिर क्वालिटी वाला। तो उसने अपने माइंड को यूटिलाइज करके एक्सरसाइज कर करके साइंटिस्ट के तौर पे अपने आप को क्रिएट कर दिया और बहुत सारी थ्योरी उसने घर बैठे बैठे निकाली। वन ऑफ द थ्योरी उसमें से क्या है? ग्रेविटेशन। अच्छा, न्यूटन द्वारा दी गई थ्योरी इतनी ज्यादा हो गई कि वो लाड़मा गया, तो वो हर किसी पे थ्योरी देने लग गया। लाइट पे भी थ्योरी दे दी, लाइट इज ट्रेवलिंग इन रेक्टिलिनियर पाथ, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉर्पस्क्यूलर्स, है ना, कणिका सिद्धांत कहते हैं। बहुत सारी चीजें न्यूटन ने हवाबाजी में ही दे दी और लोगों ने एक्सेप्ट किया और 100, 150, 200 सालों तक न्यूटन के द्वारा दी गई थ्योरी को एक्सेप्ट करके पढ़ते गए। फिर बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि ये क्या है। तो चलो ठीक है, हम तो हमारे ग्रेविटेशन पर कंट्रोल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, सबको दिख रहा होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि ये सूरज है, सन है, और ये अर्थ है। अर्थ और सन के बीच में हमें क्या दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं? ग्रेविटेशन का लॉ है, एक m1 मास की बॉडी दूसरी m1 मास की बॉडी के बीच में क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? दो मास की बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है? तो न्यूटन ने कहा हो सकती है, तो हम भी मान रहे हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका एंगल चेंज कर दो, देखना ये, तो एक्चुअली में होता क्या, सुनना, ये आगे मोशन करते हुए इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जहां पर मीट करता है या जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वहां पर ये दोनों एक दूसरे पर मिलती है। तब हमें इस एंगल से तो क्या दिख रही, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हुई। लेकिन इस एंगल से देखोगे तो क्या दिख रही, दोनों आगे की तरफ रिलेटिव मोशन करते हुए एक लाइन ऑफ एक्शन से मिलती है और दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करती है। सामने से देखने पर अट्रैक्शन लगता है और मोशन के साथ साथ देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलती हुई दिख रही है क्या? अब ये प्रोसेस होता कैसे है? क्या सूरज अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ सूरज की तरफ जा रहा है? देखा जाए तो ये दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं क्या? और एक लाइन ऑफ एक्शन के बाद दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं क्या? क्या अर्थ सूरज में मिल जाना चाहिए क्या? लेकिन मिल भी नहीं रहा। तो इसको अपन को एक्सपीरियंस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक बार सब जने सामने देखेंगे, आप भी आओ इधर, देखो सब जने एक बार। ये ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट, और ये 3 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये अपन को चेक करना है। तो हम इसको एक स्पेस में रखते हैं। तो इसने क्या करा, स्पेस के चारों तरफ वाले एनवायरनमेंट को अपनी तरफ क्या कर लिया, एक मेम्ब्रेन बना लिया इलास्टिक टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अगर सीधा यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी रखता हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या अर्थ और सन के बीच में यही रिलेशन है क्या? बिल्कुल कायदे से तो कहते हैं कि यही रिलेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या एक्चुअली, वो देखना कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर, और कुछ समझ में आया? ये अगर ये अर्थ की तरफ देना बेटा, वो ऑब्जेक्ट छोटा सा तेरे पैरों के इधर, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से छोड़ता हूं तो दिख रहा है क्या, ये इसकी तरफ अंदर चला गया। अगर अंदर जाने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक रिक्वायर अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, किसकी तरफ, बाहर की तरफ ले जाने वाला। तो अर्थ को सन में घुसने से बचाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स कौन दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, जो कि हमेशा बाहर लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। इस वजह से इक्विलिब्रियम की वजह से अर्थ क्या हो रही है, हमेशा, समझ गए क्या?
और पता है ये सन भी अपने आप मोशन में है आगे, और ये इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं स्पाइरल तरीके से, समझ गए क्या? तो सारे पार्टिकल एक ही रेफरेंस ऑफ फ्रेम में नहीं है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम बार बार चेंज हो रहा है, और इस टाइप से ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। दिख रहा है क्या? तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, बस वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है, इसलिए कभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और ये अनंत कालों तक चलेगा। कहते हैं कि करोड़ सालों बाद अर्थ जो है वो सूरज में समा जाएगा। कोई बात नहीं, मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब आप सबने देख लिया होगा कि ये हमारे पास कहानी हुई बच्चों किसकी? ग्रेविटेशन की। एक्चुअली में ग्रेविटेशन वर्क कैसे करता है ये हमें आज समझ में आ गया, 3D सिमुलेशन से भी समझ में आ गया। इसलिए तुम देख रहे हो पीछे वाला डायग्राम, क्या बिल्कुल वैसा ही कुछ है क्या? अर्थ भी अपने चारों तरफ का एक ऐसा इलास्टिक मेम्ब्रेन बनाती है, और यहां पर कौन है बच्चों? हमारे कौन से मामा? हाँ, चंदा मामा। और ये चंदा मामा भी इसके अंदर अट्रैक्शन की वजह से घुस जाने चाहिए, लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ mv²/r मिल रहा है, इसलिए हमेशा क्या होगा? समझ गए क्या? दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्लेनेटरी मोशन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन। क्लियर हुआ इतना सा? अब अपन आगे चल सकते हैं, हम ग्रेविटेशन के नियम की तरफ जा रहे हैं बच्चों। क्या लिखा है बच्चों? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल न्यूटन के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है, जो संविधान है, और जो लॉज है, जो नियम है, वो सारे के सारे इकट्ठे वैसे कि वैसे यूज में लेंगे, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। तो न्यूटन ने कहा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मैं इसको साइलेंट कर दूं बच्चों क्योंकि आज हैप्पी बर्थडे है मेरा, और सब जने क्या विश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पे हैप्पी टीचर डे लिख रहे हैं सब जने बस। तो देखेंगे बच्चों, लॉज के कुछ स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 वो क्या कहता है? देखना, हमारे पास एक m1 मास की बॉडी है और एक m2 मास की बॉडी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मान लेता हूं? और ये m1 m2 की तरफ अट्रैक्ट होगा या m2 m1 की तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या लगता है तुम्हें? दोनों के तरफ। हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अगर मोहब्बत वाला फोर्स है तो दोनों की मोहब्बत समान होनी चाहिए। इसीलिए F12 का मतलब होता है 1 को 2 खींच रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन m1 मास ड्यू टू m2 मास। और इसे क्या बोलेंगे? F21 का मतलब फोर्स ऑन m2 मास ड्यू टू m1 मास। क्लियर हुआ? और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इन दोनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? याद आ रहा है बच्चों? कौन सा फोर्स बोला जाता है? तो इसके नियम क्या है वो देखते हैं कि इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन दोनों का मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। अच्छी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वाइड रेंज के लिए काम करता है। क्यों डर रही बेटा? किसके लिए काम करता है बच्चों? वाइड रेंज। व्हाट इज द मीन बाय वाइड रेंज? वो दूर डिस्टेंस के लिए, जैसे सूरज और अर्थ, इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आज भी वर्किंग में है, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस लाइट ईयर्स में है। लेकिन एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से बस 3 मीटर भी दूर ले जाओ ना, दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, वाह मैं कौन खेलूं। है कि नहीं है? मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में भी मैग्नेटिक फोर्स होता है, लेकिन उनकी रेंज ग्रेविटेशनल की रेंज से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है? चार्ज और चार्ज के बीच में भी यही होता है। अच्छा, चार्ज और मैग्नेट की बात ना करते हुए हम सीधा अगर ग्रेविटेशन पे चलते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड, मास जितना ज्यादा होगा तो इन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो दूसरा नियम यहां लिख देता हूं, स्टेटमेंट नंबर 2, और इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर लिख भी देता हूं जो कि तुम्हें अच्छा भी लगेगा। क्या लिखा है? इनवर्स स्क्वायर लो। अब इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब 1 अपॉन, स्क्वायर मतलब स्क्वायर किसका? आर का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाँ, जितना दूर जाएंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी कम करता है, लेकिन वाइड रेंज के लिए होता है, बाकी की तुलना में ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा होता है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखते हैं तो क्या मिलता है बच्चों अपन को? m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो गाँव वालों क्या आएगा? gm1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल force between two mass m1 and m2 which are separated by the distance r। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे दी जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दे दी जाए, तो दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों?
G(m1m2)/r²। चर्चा का विषय क्या आ रहा है? जी को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहानी ये आती है कि इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, चर्चा के साथ साथ आगे पता चलता जाएगा। फिलहाल हम इसकी वैल्यू उठा के रख रहे हैं बच्चों। क्या है इसकी वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इधर से जी की यूनिट भी निकाल लूँ बच्चों में, तो जी बराबर आ क्या रहा है? F इंटू आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? m1m2। F मतलब क्या होता है? न्यूटन, इंटू आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और m1m2 मतलब, बोलो सही है क्या? जी की डायमेंशन भी निकालना चाहूँगा बच्चों, निकाल दूँ? तो जब भी हम फिजिक्स में कोई नई टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या क्या निकालते हैं उसके लिए? 5 चीज़ें। पहले डेफिनेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बना सकता हूँ इसकी डेफिनेशन। कैसे हो सकती है? इसकी भी वैल्यू 1 लिख दूँ, इसकी भी वैल्यू 1 लिख दूँ। 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो और उन पे लगने वाला फोर्स अगर 1 न्यूटन हो, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऐसी डेफिनेशन किताबों में देखने को मिल सकती है। क्या ये स्केलर है, वेक्टर है? तो ऑब्वियस बात है, ये क्या है बच्चों? स्केलर है। फिर साथ में डायमेंशन लिखो, तो न्यूटन की डायमेंशन m1 l1 t-2 m l2, और नीचे क्या हो जाएगा? m2 से m2 कट जाएगा तो m-1 l1 और l2 l3 t-2। याद आ रहा बच्चों? 132। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 132। ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं, जो कुछ भी बताया है सब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ ऊपर है ना, ताकि थ्योरी को लेके तुम्हें समझ गए ना? क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर? वेक्टर फॉर्म है ना। तो वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के लिए हमने वेक्टर बखूबी अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास x, y और क्या है? z है। चेक करता हूँ कि क्लियर है या नहीं है ना इमेजेस। फोकस बिगड़ गया थोड़ा ना, देख रहे हो बच्चों? फोकस इस टाइप से मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्लर दिखता है ना, तो मैं आगे पीछे इसको करके सही कर सकता हूँ। मान लेते कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसका मास कितना है? कोई बोर तो नहीं हो रहा बच्चों? ऐसा तुम बोल नहीं सकते हो क्या? ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तुमने पहले से पढ़ रखी है, ये वो चीज़ है जो तुम अब पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल लॉ तो तुम्हें आता है, वेक्टर फॉर्म अपन अब सीख रहे हैं ना। तो मान लेते हैं कि पहले m1 m2 की तरफ गया, यो चलेगा क्या? तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलेंगे? F1 2, और बोलेंगे कैसे? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू, बोलो हो, आवाज नहीं आई? थोड़ा अटेंशन दिखाना बच्चों पे ना। अब देखो, हमें पता है कि F12 की वैल्यू जो आ रही है वो Gm1m2/r²। चलो F12 ना लिखते हुए फिलहाल मैं इसको केवल F ही लिख देता हूँ। तुम्हें अरे यार F ही लिख देता हूँ, हाँ बच गया। मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी में बदलना पड़े तो बताओ क्या किया जाता है? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या मान लेता हूँ बच्चों में? m1 m2/r²। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बच्चों? आर कैप से। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी को बनाने के लिए यहाँ पर m1 m2/r², और आर वेक्टर की वैल्यू r वेक्टर/r। बोलो हाँ, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? आर कैप की वैल्यू क्या होती है? r वेक्टर/। ओहो, इसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में आ जाएगा कि तुम्हें? मना कर दो, कोई मना करेगा या हाँ बोलेगा? क्लियर है इतना? वेक्टर फॉर्म आई है, मैंने इस r को इस r² से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? दिशिता कुछ पूछना चाह रही है? किसके आगे? इस पे? हाँ लगता है ना, बिल्कुल लगता है। लेकिन क्या यहाँ पर भी मोड लगाना पड़ जाएगा कि मुझे? जब भी वेक्टर के ऊपर मैं कोई मोड या वेक्टर ना लगाऊं, इसका मतलब क्या कंसीडर करते हैं उसे? मैग्नीट्यूड। लिख दूं यहाँ पर आर, ऐसे लिखते हैं ना? अब सही है, मोड लगाते हैं बिल्कुल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वही मैंने यहाँ पर, अच्छा वो तुमने पूछ लिया, क्योंकि अधिकतर बार अब मैं मोड नहीं लगाऊंगा, या तो मुझे जोर आएगा या फिर मैं सच में नहीं लगाऊंगा।
लेकिन अपन मैग्नीट्यूड को बिना वेक्टर के रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपने आप अपने लिए मैग्नीट्यूड ही बताया जाएगा या माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके गाइस, तो हमारे पास कुछ कहानी ऐसी है कि अगर मुझे फोर्स 1 2 चाहिए, क्या चाहिए, तो इसे बोलेंगे क्या बच्चों, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 मास। तो लिखेंगे कैसे देखना, F12 बराबर G m1 m2 अपोन में क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या लिख दिया यार एकदम से, बड़ी खतरनाक चीज लिखी है, बताता हूं कैसे, सुनना। क्या तुम्हें यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या बच्चों, ओ प क्यू, ठीक है, ट्रायंगुलर रूल, वो भी कौन सा, वेक्टर का, कौन से ट्रायंगल में, ओ पी क्यू में। बताओ ट्रायंगुलर रूल की डेफिनेशन क्या थी, साक्षी बताएगी, साक्षी बताएगी, बस बता। का सम तीसरे के बराबर होता है, दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम किसके बराबर होता है, तीसरे के। तो बताओ इनमें से कंटिन्यूस वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लेकिन मुझे नहीं डायरेक्ट बोलेंगे ना बेटा, एरो की डायरेक्शन के हिसाब से बोला करो। क्यू कैसे बोल दिया तूने, ओ क्यू बोलेंगे ना। तो बताओ पी क्यू वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी गांव वालों, ओ क्यू वैक्टर माइनस का, बोलो यहां तक भी समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ क्या ये। इसके बाद जो लिखूंगा समझ में आ जाएगा वैसे तुम्हें। देखो ये क्या हो जाएगा, R2 वैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, और इसे ही पता है क्या लिखा जाता है, R21 वेक्टर। सोचो जरा, जब मैं यहां से यहां गया इस फोर्स को क्या बोला, जबकि इसे बोला क्या है प्रूफ के हिसाब से, तो पता चल गया 1 2 के साथ कौन आया, 2 1, ठीक है। और अगर तुम यहां पर R21 का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, और बाय डिफॉल्ट तुम इसे R1 माइनस R2 माइनस बाहर ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता चलता है कि ये R12 हो गया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। बस कहानी समझ में आई इतनी सी। तो इसीलिए मैं जो लिखने वाला हूं वो ये है कि अगर F21 लिखना चाहूं मैं मेरी इच्छा से तो क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड क्यूब और R12 का वेक्टर। तुम देख पा रहे हो कि ये दोनों और दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, GM1 M2 भी सेम है दोनों का, बस R21 की जगह क्या आ रहा है, तो बस R12 R21 के एक दूसरे के अगर नेगेटिव होते हैं तो क्या बाय डिफॉल्ट F12 ही F21 के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। क्या प्रूफ कर दिया मैंने, ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और बन रहा होगा बच्चों कि मैंने यहां पर तो मोड नहीं लगाया लेकिन यहां मोड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर बच्चों 1 और 2 भी ऐसे लिखा जा रहा है। मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा ना R12 का क्यूब तो भी माना जाएगा, लेकिन R12 को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई अपन ने वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करी है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वाली वेक्टर प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, इसलिए मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को बिना मोड लगा के लिख दिया। यहाँ मोड लगा के लिखा ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ कि F12 F21 के नेगेटिव के बराबर होता है, जिससे मैंने को ट्रायंगुलर रूल भी समझ में आया मेरे को, वेक्टर एडिशन का वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज में ले लिया। दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होता है, यही टॉपिक क्या कहलाता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं। काफी सारे एजुकेटर्स या टीचर्स क्या करते हैं कि अगर F12 है तो उसमें G M1 M2 के नीचे R क्या लिख देते हैं, 1 2 ही लिख देते हैं। समझ गए हो क्या? तो दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला, या तो वो गलत बता रहे हैं, हाँ पहला कारण तो ये। दूसरा, वो ना R21 नहीं मान रहे इसको, ये जो लिखा है ना R2 माइनस R1, वो उसको R क्या मान रहे, मान लो 1 2 मान रहे हैं। तो उनकी सोच ये हो सकती है कि वो R12 R2 माइनस R1 को R12 बोले, तो वो उनका लुकआउट है। अगर अपन ने R21 को R2 माइनस R1 बोला है तो हमारे लिए समझना यहाँ आसान है, बस यही तो लिखना सही है। अब मैंने जो कंसेप्ट बताया ना, ये मैंने तुम्हें SC वर्मा और DC पांडे या SL अरोड़ा इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके बताया। तीनों बुक में इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, 2 1 के साथ 1 2, 1 2 के साथ 2 1। चलेगा क्या? ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है इसका, न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का नियम। आगे चल सकता हूं मैं? ठीक है। क्या लिखा है बच्चों,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन को इस ग्रेविटेशन के लॉस से पता होने चाहिए ना। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ जी इन द लेबोरेटरी वाज द फर्स्ट डिटर्मिनेट बाय द कैवेंडिश यूजिंग द टोर्शनल बैलेंस। अब टोर्शनल बैलेंस का मतलब मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देता हूँ, तुम तो सीधा YT यूट्यूब पे जाना और वो टोर्शनल बैलेंस का एनिमेशन वीडियो देखना, तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही क्या करा, एक M1 मास की बॉडी ली और क्या ली, और दोनों के बीच में एक मान लेते हैं कि रस्सी से बांध दिया ऐसे दोनों को, सही है क्या, और लटका दिया। अगर M1 और M2 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते तो M1 M2 की तरफ जाता और M2 M1 की तरफ जाता, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या फंसा दी, एक छड़ फंसा दी, जिससे ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना नहीं चाह रहे, आना चाह रहे लेकिन आ नहीं पा रहे, तो ये इधर से घूमने की कोशिश करेगा। अब ये प्रयास कर रहे इससे मिलने के, तो ये भी करेगा, ये इधर से आएगा। समझ रहे हो क्या? एक M1 और M2 दोनों मास एक दूसरे की तरफ आने की वजह से एक राउंड घूम जाते हैं, इस वजह से इस रस्सी में आ जाता है बल। बल समझते हो, बट समझते हो, ऐंठन समझते हो, टोर्शन। इन सब का नाम क्या है बच्चों, टोर्शन। तो टोर्शन की वजह से घूम गया, उस टोर्शन की वैल्यू निकाल ली और बस उसी टोर्शन से अपन ने रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा, जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस का x, याद आ रहा है। वैसे टॉर्क क्या होता है, बस वही एक्सपेरिमेंट से G की वैल्यू निकाली गई है, वो तुम्हें देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ G कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। डायमेंशन भी लिख दी, सब कुछ हो गया। द वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। इसका मतलब G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि प्रायोगिक प्रयोगशाला में निकाला गया है, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे म्यू, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या म्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है? यस, अकॉर्डिंग टू द रफनेस और नेचर ऑफ द सरफेस। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया जा सकता है म्यू की वैल्यू? यस, लिक्विड के अंदर डेंसर मटेरियल और डाल दो, ऑयल डाल दो, अल्कोहल, बस काफी इतना, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ G डिपेंड नहीं करती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कुछ कुछ कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर सकती है? यस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और कोई एग्जांपल, कैपेसिटर की कैपेसिटी हो गया, जैसे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो क्या C कांस्टेंट है क्या? जवाब है हाँ, उस पर्टिकुलर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के, बट C इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरी कैपेसिटर। C किसी भी कैपेसिटर का डिफरेंस हो सकता है। इसी प्रकार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बराबर क्या होता है, IR, रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। तो क्या किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो सकती है कि हमेशा? जवाब है नहीं। रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए तो बनाया गया, हर प्रकार के इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब कुछ कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी ऑफ देयर नेचर, टाइप, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट, मटेरियल कैसा, ये सब चीजों पे, शेप, एरिया। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, याद आ रहा है कुछ? हाँ, जितनी पतली वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी मोटी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप पे, लेकिन G की वैल्यू किसी भी चीजों पे डिपेंड नहीं करेती। ओके, लास्ट 5th लाइन क्या लिख रही है, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। इसका मतलब एग्जाम्पल, एक रेडियो ले सकते हैं अपन, कभी होगा तो बताऊंगा। एक रेडियो लिया, वो आता है ना कारवा करके एक रेडियोस आते हैं ना, ठीक है। उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर अपन को ब्लॉक करनी है तो कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो तुम इसको बेसमेंट में ले जाके पटक दो, तो उसमें नेटवर्क कम आएगा, तो कर चले चाहिए या कर गाने भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खर खर करके फ्रीक्वेंसी ड्रॉप भी हो सकती है। लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको डैम्पिंग करना है, बंद कर देना है, तो तुम क्या करो, उसके चारों तरफ लोहे की जाली होती है ना, वो जो खिड़कियों में यूज़ होती है, उसको लूप बनाओ और पैक कर दो और उसके अंदर रेडियो रखो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को ना तो अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, इसलिए रेडियो वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब दो M1 और M2 मास के बीच में ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन को कम किया नहीं जा सकता, चाहे मीडियम कैसा भी आ जाए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ऐसा है कि अपन मीडियम चेंज करके उनके बीच में होने वाले फोर्स को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुमने एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा, एप्सिलॉन M भी पढ़ा, एप्सिलॉन R भी पढ़ा।
म्यू नोट भी पढ़ेंगे, म्यू एम भी पढ़ा, म्यू आर भी पढ़ा, बट इसके अंदर जी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अर्थ और सन के बीच में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो अनंत काल से चली आ रही है। इनके बीच में मीडियम चाहे कैसा भी आ जाए, सही है ना, तो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट, एज जी इज वेरी स्मॉल, हैंस जी की वैल्यू कितनी आ रही है, दिख रहा है क्या, 10 की पावर -11। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी स्मॉल अनलेस वन और बोथ ऑफ द मासेस इज यूज। जब तक दोनों का मास बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत बड़ा ना हो जाए, तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, तुच्छ प्रणाली, तुच्छ प्रकृति का होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। अब बताओ, मैंने अभी भी एक एग्जांपल दिया कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों का मास बहुत कम है, तो जी की वैल्यू वैसे इसको बहुत छोटा कर देती है। इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है, मान लेते कि एक मास है, कितने ग्राम का मान लेता हूँ बताओ, 10 ग्राम का है, 10 ग्राम श्योर, ठीक है, तो कह रही है तो 10 ग्राम, और इधर भी कितना है 10 ग्राम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ बच्चों, 1 मीटर। तो फोर्स क्या होगा बच्चों, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 7 तो लिखा है मैंने, इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 ग्राम की वैल्यू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, कैसा है, सही है क्या, 1 ग्राम में 10 की पावर -3 इंटू 10 करूंगा तो कट जाएगा, तो 10 की पावर -2, नीचे क्या चल रहा है बच्चों, 1 मीटर का स्क्वायर है। अच्छा 10 की पावर -2 से ये कट भी जाएगा ना, नहीं और बढ़ जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर 11, 12, 13, 14, 15, 10 की पावर -15 न्यूटन। देखो भैया, है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इतना छोटा है कि वो इफेक्टिव नहीं लग रहा। समझ में आया क्या? तो ये कहानी है बच्चों किसकी, ग्रेविटेशनल के कुछ प्रॉपर्टीज की जो अपन को पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे अच्छी कौन सी लग रही है बताओ, कमेंट करके बताओ तुम भी, कौन सी सबसे अच्छी लग रही है जो तुम्हें लगता है इफेक्टिव है। मुझे जो लगती है ना वो ये लगती है कि मीडियम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, और वो साइज भाई, ये दोनों चीजें मुझे अच्छी लगती है कि हाँ जी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अगर ये लाइनें ना पढ़ूं तब भी तुम्हें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो पता है, जैसे ये हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का होता है, ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता, ये वाइड रेंज के लिए काम करता है, शॉर्ट रेंज के लिए तो है ये, लेकिन बहुत दूर जाने पर भी काम करेगा। सन और अर्थ का एक एग्जांपल है छोटा मोटा, मून और अर्थ के बीच का भी एक एग्जांपल है, सही है ना। चलो पढ़ के देखते हैं। इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर व्हाइल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। दूसरा पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन, हाँ दो मास के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में मीडियम अगर कुछ भी दे दिया जाए तब भी इंडिपेंडेंट रहेगा। वाइल द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या रहेगा, मीडियम पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट डाला है या नहीं डाला है, NaCl है या डिस्टिल वाटर है, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, सही है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट होल्ड्स गुड ओवर द वाइड रेंज, ये देखो लाइन है ना, इस लाइन पे अपन फोकस कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के लिए भी काम कर सकता है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक होते हैं ना ये वाइड रेंज के लिए ज़्यादा, ग्रेविटेशन की तुलना में तो बहुत कम रेंज पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो नाम सुना होगा। सैटेलाइट की तरफ से आज अपन दूर संचार एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो वो भी एक वाइड रेंज का है, लेकिन वाइड रेंज इतना भी दूर नहीं है, क्योंकि अगर वाइड रेंज अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी बहुत ज़्यादा अचीव कर ली ना, तो आने वाले टाइम में हम सूरज पर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं, और कितना टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपन पता लगा पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ब्लैक होल तक भी पहुंच जाए वहाँ पर जाके रीडिंग दे दे। क्योंकि देखो जहाँ पर अपन नहीं जा सकते वहाँ पर मार्वल्स वाले चले जाते हैं, है ना, जैसे क्वांटम रेल्म, वैस्म, आंटमैन, छोटे बन जाओ, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चले जाओ, और टाइम डकैती सुने होंगे ऐसे ऐसे नाम तुमने, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज द सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स टू अट्रैक्टिव बॉडी। ये लाइन तुम्हें समझ में आए ना आए, मैं तुम्हें फील करवाना चाहता हूँ, तैयार हो सब। क्या हुआ कि एक M1 मास की बॉडी है और एक M2 मास की बॉडी है, अगर ये इधर जाना चाहे और ये इधर जाना चाहे, मतलब कायदा कह रहा हूँ, ये इधर जाना चाहे ये इधर जाना चाहे, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है F12 वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। क्या तुम देख पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा, हाँ ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है भैया। अगर इन दोनों फोर्स की वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ को तो फॉलो कर रहा है,
न्यूटन लॉ को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये दोनों मास एक दूसरे से इस टाइप से कभी नहीं गए। ये हमेशा या तो आगे या पीछे ही मोशन कर पाए। कैसे? या तो इस तरफ, आगे पीछे तो जा ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही गए। ये तो रिपल्सिव जा ही नहीं सकता कि मान लो घूम के यहां घूम जाए, ये इधर आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम मानते हैं कि m1 मास की बॉडी और m2 मास की बॉडी अगर ऊपर जाना चाहे, नीचे जाना चाहे, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? रिपल्सिव नेचर। हाँ या ना? तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है? तो जवाब है नहीं। इसका मतलब ये वाला केस तो झूठा हो गया, दूर नहीं जा रहे। अब इसका मतलब ये दोनों पास आना है। अब भैया पास आने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ऐसे ऐसे गए, ये भी इधर आ गए, फिर बाद में अरे तू उधर चला गया क्या? कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, ये फोन देखे आना बरसर को, शायद कोई इमरजेंसी। हेलो, हाँ भैया बात करवाता हूँ। पार्सल है ना, मैंने एक माइक मंगवाया और मजा आ जाएगा अगर वही है तो। ठीक है, तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, वो इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, मिलाने वाली लाइन यही है क्या? तो ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। इसलिए ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक्शन रिएक्शन तो थे ही थे, अब इनका नाम एक और जोड़ दिया कि ये लाइन ऑफ एक्शन जो होता है इनका फोर्स, वो क्या होता है? सेंटर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? सेंटर। इसलिए इन्हीं फोर्स का नाम क्या दे दिया बच्चों? कहां गया कहां गया? ये रहा, क्या बोल दिया? सेंट्रल फोर्स। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सेंटर को देखते एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये कभी नाचते हुए नहीं जाएंगे, अलग अलग पाथ को ट्रेवल करते हुए नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। फाइनली इनका नाम क्या कर देता हूं बच्चों में? ये कौन से फोर्स है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। तुमने वर्क एनर्जी पावर के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा। द फोर्स इज नोन टू बी कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे 3 4 5 प्रकार के फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। बताओ कौन कौन से? याद? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशन, 3 तो हो गए। और बोलो। हाँ नहीं, इलास्टिक, और एक और स्प्रिंग, क्योंकि इन 5 की ही पोटेंशियल एनर्जी निकलती। जिनकी पोटेंशियल एनर्जी निकलती वही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते उनमें से एक कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो हाँ, सही है। सारी लाइनें समझ में आई अपन को। तो ये शुरुआत करी अपन ने बच्चों किसकी? ग्रेविटेशन की, जिसमें क्या क्या देख लिया अपन ने अभी तक कि ग्रेविटेशन किस मेम्ब्रेन की तरीके से काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ सब जने घूमते घूमते किस टाइप से जाते हैं, ये अपन को पता चल गया कि दोनों एक दूसरे पर एक लाइन ऑफ एक्शन पे जाके मिलेंगे जो कि पाथ ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है। ग्रेविटेशन लॉ के बाद पढ़ा अपन ने इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म के बाद अपन ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ जी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? It is a two-body interaction is that gravitational force between two particles is independent of presence of or absence of other particle। अब इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा कैजुअल तरीके से समझाता हूँ ना। तरीका यह है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है m1 मास का और एक व्यक्ति है m2 मास का। दोनों के बीच में हो गया अट्रैक्शन, दैट मीन्स दोनों की शादी हो गई मान लो। ठीक है, तो दे बिहेव्स लाइक इन अ कपल। इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, F m1 m2 g m1 m2 अपन r स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि इन्हीं के जीवन में एक तीसरे मास ने कदम रख दिया। किसने? m3 मास ने। और ये m3 मास बताओ क्या इसके साथ किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन दिखा सकता है क्या? तो जवाब है कि अगर ग्रेविटी के हिसाब से सोचे तो इसमें m1 मास है, इसमें भी m मास है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हुआ, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग गया g m1 m3 अपॉन में r स्क्वायर। तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या m2 और m1 के बीच में जो पहले फोर्स था उसमें कोई कमी या अधिकता या कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा? क्या लगता है? नहीं आएगा। यही ग्रेविटेशन की पहचान होती है। लेकिन अगर समझ गए ना तुम? नहीं समझे? छोड़ो, जाने दो। भव्य बढ़िया है बेटा, नहीं समझा तो हाँ सही है। तो अगर यहां पर एक और मास आ जाए m4, अच्छा क्या लगता है m3 केवल m1 के साथ ही अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा था या इसके साथ भी हो सकता था?
अब सुनो, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था वो इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इन तीनों के बीच में होने वाले अट्रैक्शन फोर्स जो थे वो तीनों एक दूसरे पर यूनिकली बिहेवियर रखेंगे, कभी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का कोई असर नहीं डालेंगे कि तुम इसके साथ घूमने क्यों चले गए आज। समझ गए क्या? इनके बीच में लगने वाले जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे की प्रेजेंस के और एब्सेंस के होने या ना होने से कोई फर्क ग्रेविटेशन को तो पड़ता ही नहीं है। जैसे धरती माँ का प्यार, धरती मेरी माँ है, धरती ने मुझसे जो प्यार दिखा रखा है और तुमसे जो प्यार होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? मान लो कि मैंने एरोप्लेन से एक बार हाथी भाई को फेंका और साथ में पोपट भाई को फेंका, जानते हो दोनों को? तो हाथी भाई और पोपट भाई दोनों को फेंका, बताओ ऊपर से नीचे आते समय पहले नीचे कौन आएगा? डिपेंडेंसी पूछो पहले कि ये रेजिस्टेंस है या नहीं, पूछो नहीं है। और बताओ पहले कौन नीचे आएगा? दोनों साथ आएंगे। इसका मतलब ग्रेविटेशनल धरती माँ का जो प्यार है वो हाथी भाई और पोपट भाई दोनों के लिए क्या है? सेम है। और ये रेजिस्टेंस डाल दे तो श्योर, क्या पता हाथी भाई का एरिया ज्यादा हो और हाथी भाई पैराशूट बन के निकल ले हुए, पता चले हड्डियां ही हल्की है, वो आगे सब तो क्या है, पैराशूट ही तो है। भरी हवा ले चल ऊपर, नीचे गिरने से पहले ही ऊपर ले जा। पोपट भाई नीचे क्यों नहीं आ पाएंगे जल्दी? भैया क्या पता वो एयर रेजिस्टेंस का पूरा यूज ही नहीं करे, ऐसे खड़े हो जाए बोले जाऊंगा सीधा रॉकेट की तरीके से। एयर रेजिस्टेंस का फायदा तो कौन उठा पाता है? जिसका सरफेस एरिया मच ग्रेटर हो। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर चलो पोपट भाई हाथी भाई को साइड में रखते हैं, हम तो वापस आते हैं। क्या ये लाइन अब समझ में आ गई तुम्हें? ये क्या होता है? इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, दो बॉडी के बीच में होने वाले इंटरेक्शन का तीसरे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक्स वाई और क्या लिखा बच्चों मैंने? जेड। मान लेते हैं कि ये एम मास की बॉडी कितनी, m1 यहाँ पर कितनी मान लेता हूँ, m2 यहाँ पर कितनी मान लेता हूँ, m3 और इधर कितने मान लेता हूँ पार्टिकल टोटल mn। सबके वेक्टर देखो बच्चों, इसका वेक्टर कितना मान लेता हूँ? कलर सबका सेम ही रहेगा क्या? ये रहा। एक तो यही गड़बड़ है इसमें कि बस अपन को बार बार ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। तीनों वेक्टर क्या ले लिए मैंने? वाइट। तीनों पोजीशन वेक्टर है, इसके लिए क्या दे देता हूँ? R1, इसे R2, इसे R3 और इसे R4। सबके ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर का सिंबल। और मान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो है अपना प्यार केवल किसको दिखा रहे हैं? मुन्नी को दिखा रहे हैं। ये रही मुन्नी है बेटा। कहां पर पकड़ा गया मैं? वो तो कलर ऐसा हो गया, नहीं तो अब तो उड़ जा। यही कह रही थी बेटा, ये लो। अब बताओ, यहां पर एक मास आ गया बच्चों। कौन? शीला। पहले मुन्नी थी, अब शीला ले लिया अपन। तो ये m1 मास किसकी तरफ जाएगा बच्चों? शीला की तरफ जाएगा। m2 मास भी किधर जाएगा? शीला की तरफ। ये वाला भी शीला शीला। तो कलर बोलो शीला का। ऑरेंज सही है। अब सही है क्या? तो बताओ इस शीला पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन शीला, वो फोर्स ऑन शीला ड्यू टू फोर्स। अब शीला ना लिख के इसको मैं एफ नोट ही लिख देता हूं बच्चों ना। ओ शीला 01, 02, 03, 04, लास्ट में क्या आएगा? 0n। समझ गया है क्या? तो शीला पर लगने वाला या ओ शीला पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मान लो मेरे पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, मेरे पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मान लो सब जने इधर से 2 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, पीछे से 2 न्यूटन, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं, लेकिन मेरे पे फोर्स अभी भी लग रहा है।
बस उनका नेट फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, 0, और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, जबकि लग तो रहा है बच्चों 2 न्यूटन आई कैप, 2 न्यूटन माइनस आई कैप, 2 न्यूटन के कैप, 2 न्यूटन माइनस का के कैप। समझ में आ गया क्या कहानी? तो ये सब जो होता है, टोटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, ऑफ ईच फोर्स ड्यू टू ईच मास इन द सिस्टम। बोलो ये लाइन समझ में आई या नहीं? सिस्टम के अंदर हर मास की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा उनका वेक्टर सम के बराबर होगा। एलजेब्रिक सम और वेक्टर सम में अंतर बताओ, बता दो। बताता हूं, क्या तुमने कभी देखा है 3 + 4 की वैल्यू 5 हो जाए? देखा, इसे वेक्टर सम कहते हैं। और अगर मैच्योरिटी इज व्हेन कि 3 + 4 7 ही होता है और 5 अपन लिख सकते हैं वेक्टर के अंदर, और ये किस में लिख सकते हैं, वेक्टर में भी लिख सकते हैं, अलजेब्रा में भी लिख सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, अगर 3 और 4, 3 भी इधर है 4 भी इधर है, तो दोनों का सम 7, 3 इधर है 4 ऊपर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा के अपन क्या लगा सकते हैं, या वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, और यही क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल पार्टिकल विल बी द f1 f2 f3 एंड सो ऑन। जितने पार्टिकल हो उतने के सम के बराबर होता है। अब अपन ट्राई करेंगे इन सबके न्यूमेरिकल्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू सो मच।